मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। नेक्स्ट वही हमारे पास में पद प्रतीक में हमारे पास में हमने देखा कि हमारे पास में अष्टफल की है और चतुष्फल की है, संकुलों के लिए विपाटन है, ठीक है। उसी के लिए हमारे पास में इन सबको हम एक ही डायग्राम के द्वारा यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें, क्योंकि हमारे पास में देखो D1, D4, D6 और D9 इन सब के लिए हमारे पास में जो पद प्रतीक है, ठीक है, यानी पद है हमारे पास, अभी हमारे पास में क्या है, डी है, ठीक है। और डी कक्षकों का विपाटन हमारे पास में T2C या EC, ये हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, और EG और T2C ये हमारे पास में होता है टेट्राहेड्रल के लिए। यानी अष्टफलकीय में हमारे पास में T2G से EG की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। साथ ही हमने ये देखा कि हमारे पास में यदि होल का फॉर्मेशन होता है, होल का फॉर्मेशन कब होता है, यानी कि होल का फॉर्मेशन हमारे पास में D4 व D9 विन्यास में होल का निर्माण होगा, होल का फॉर्मेशन होगा। और जब भी होल का फॉर्मेशन होता है, होल का फॉर्मेशन होता है, उस स्थिति में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सामान्य से विपरीत होता है, सामान्य से विपरीत होता है। अब देखो हमारे पास में सबसे पहले D1 व D6 में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण T2G से EG की ओर होगा, यानी D1 व D6 ऑक्टाहेड्रल संकुल के अंदर, संकुल में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण T2G से EG की ओर होता है। लेकिन हमारे पास में D1, D4 व D9 ऑक्टाहेड्रल संकुलों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण EG से T2G की ओर होता है। अब देखो इस संकुल में हमारे पास में T2G से EG की ओर किस में होगा, D1 और D6 में, यानी D1 और D6 में हमारे पास में ये वाला डायग्राम बन जाता है T2G से EG की ओर, ठीक है। हमने ऑब्लिक में हमारे पास में E भी है और D2 भी है, ये हम काम लेंगे इसमें टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। साथ में D4 और D9 के लिए हमारे पास में D4 और D9 के हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है, वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण EG से T2C में होगा, EG से T2C किस में, D4 व D9 ऑक्टाहेड्रल में। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय संकुलों की। चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर देखो, जब विन्यास हमारे पास में D1 व D6 चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण EG से T2C की ओर होता है, ठीक है। इसी के साथ में हमारे पास में विन्यास है D4 व D9 चतुष्फलकीय संकुलों में होल फॉर्मेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो हमारे पास में कहां से कहां पे होगा, हमारे पास में D4 व D9 में हमारे पास में T2 से E की ओर, ठीक है। इसको हम कंप्लीट रूप से समझे कि देखो हमारे पास में हमें 4 का ऑर्गन डायग्राम बनाना है, D1 का,
D4 का, D6 का और D9 का। हमारे पास में मैंने एक नोट लिखा था, उस नोट का मतलब क्या करेंगे, उसको वापस लिखो नोट में। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5 या D10 से एक या दो इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने पर होल का फॉर्मेशन होता है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सामान्य से विपरीत होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास में होल का फॉर्मेशन D5 या D10, यानी इनमें से एक या दो इलेक्ट्रॉन का, तो हमारे पास में D4 है। यानी कि हम कह सकते हैं D4 या D9 में क्या होगा, होल का फॉर्मेशन होगा, चाहे हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल हो या हमारे पास में टेट्राहेड्रल संकुल हो, ठीक है। उस कंडीशन में हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल T2G से Eg को होता है, ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण Eg से T2G की और टेट्राहेड्रल में क्या होगा, T2 से E की ओर, ठीक है। D4 और D9 में अब देखो हमारे पास में D4 और D9, देखो ये वाला हमारे पास में विन्यास है, मैंने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में देखो D4 और D9 विन्यास, D1 D6 हमारे पास में नॉर्मल है, D1 D जो हमारे पास में ये स्थिति है, यानी इस साइड वाले हमारे पास में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास D1 D6 इसके लिए अष्टफलकीय के लिए, और D4 D9 चतुष्फलकीय के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। D1 D6 में क्या होगा, T2G से Eg की और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, इसमें D1 व D6 में, और D4 व D9 में हमारे पास में होल का फॉर्मेशन होने के कारण चतुष्फलकीय संकुलों में देखो होना क्या चाहिए था, चतुष्फलकीय में हमारे पास में निम्न ऊर्जा की क्या होती है, हमारे पास में E कक्षक और T कक्षक हमारे पास में उच्च ऊर्जा के होते हैं, लेकिन यहाँ पे विपरीत है, T2 से E की और किसमें होगा, D4 से D9 में, यानी D4 D9 में हमारे पास में ये वाला है, इसके लिए हमारे पास में ये वाला है, ठीक है। इसको हमने एक ही डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल, D4 D9 टेट्राहेड्रल। इस कंडीशन में इस साइड में रहेंगे, इस साइड में हमारे पास में Eg से T2G की और किसके लिए होता है, पास में टेट्राहेड्रल के लिए, लेकिन D4 D9 में हमारे पास में क्या होता है, होल का फॉर्मेशन होता है, और जहां पे होल का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सामान्य से विपरीत होता है, यानी कि हमारे पास में D4 और D9 ऑक्टाहेड्रल में Eg से T2G की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, Eg से T2 की ओर में, और D1 और D6 में क्या होगा, E से T2 की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, ठीक है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप उसको फिर कमेंट्स के माध्यम से आप इसमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपका डाउट हो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट हो, इसको एक बार रिपीट करने का मतलब ये है कि हमारे पास में देखो, कहने का मतलब ये है कि हमारे को जो पद प्रतीक बनाना है, यानी हमारे को जो टर्म सिंबल लिखना है, ये हमारे पास में इसमें जो ऑर्गल डायग्राम बनाना है, पद प्रतीक हमारे पास में मैथ नोटेशन हमारे पास में क्या है, ऑर्गल डायग्राम है, ऑर्गल डायग्राम क्या करता है, किसी पद या हमारे पास में किसी क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता के मध्य जो संबंध है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ खींचा जाता है, एक ग्राफ बनाया जाता है,
उस ग्राफ को हम कहते हैं ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल आरेख। ठीक है, ऑर्गल आरेख खींचने के लिए हमारे पास में D1 से लेकर D कक्षा की बात करें D10 तक लेते हैं, लेकिन हमारे पास में मुख्य रूप से जो पद है वो D किस में आता है, D1 विन्यास में आता है, D4 विन्यास में आता है, D6 में आता है, D9 में आता है। इसके अलावा जो शेष विन्यास बच रहे हैं उनमें हमारे पास में F और S पर प्रतीक आता है। ठीक है, S हमारे पास में आता है D5 और D10 में, D5 और D10 का हमारे पास में विपाटन नहीं होता क्योंकि हमारे पास में S कक्षक है वो एक ही प्रकार के होते हैं A1G, उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, विपाटन नहीं होता है। ठीक है, और जो P कक्षक है उनमें हमारे पास में एक प्रकार कक्षक होता है तो वहाँ भी कोई विपाटन नहीं होता है। विपाटन होता है हमारे पास में D में और F में। D में हमारे पास विपाटन है दो प्रकार से होता है, T2G और EG। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने विपाटन कर दिया, अब मैंने यहाँ पे लिखा है T2C और यहाँ पे लिखा है EG। अब हम जानते हैं T2C नीचे है, EG ऊपर है। ये किसके लिए होता है, अष्टफलकीय संकुलों के लिए होता है। किसके लिए होता है, अष्टफलकीय संकुलों में T2C नीचे EG ऊपर होता है। साथ में हमारे पास में देखो जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D1 में और D6 में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण T2D से E में होगा, कोई डाउट नहीं है अष्टफलकीय संकुलों में। लेकिन D4 और D9 में क्या होता है, D4 और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें होल का फॉर्मेशन होता है। होल का फॉर्मेशन कब होता है, मैंने लिख रखा है यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5 अर्धपूरित हो या D10 पूर्णपूरित हो से एक या दो इलेक्ट्रॉन कम हो, कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी हमारे पास में D4 और D3 ले सकते हैं, D9 और D8 ले सकते हैं, तो ये दोनों हमारे पास में नहीं लेंगे, इन दोनों को D4 और D9 को लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, होल का फॉर्मेशन होता है और होल का फॉर्मेशन होने पर हमें जब भी होल का फॉर्मेशन होगा उस कंडीशन में हमारे को इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो होता है सामान्य उसके विपरीत करना है। अष्टफलकीय में T2G से EG होता है तो उसका विपरीत क्या होगा, EG से T2, EG से T2 जो हमारे पास यहाँ हमने देखा है D4 D9 के अंदर EG से T2G की ओर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहाँ हुआ, T2G से EG से T2G की ओर अष्टफलकीय संकुलों के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में सामान्य इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो होता है E से T2 की ओर, E से T2 की ओर होता है, लेकिन कंडीशन D4 व D9 चाहे टेट्राहेड्रल हो और चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारे पास में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 और D9 है तो वहाँ पे होल का फॉर्मेशन होता है, और होल का फॉर्मेशन होने की कंडीशन में हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या होगा, विपरीत होगा। D4 और D9 चतुष्फलकीय संकुलों के में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण देखो T2 से E की ओर, T2 से E की ओर। ये हम जानते हैं टेट्राहेड्रल के अंदर कहाँ होता है, T2 ऊपर होता है, E नीचे होता है, लेकिन होल फॉर्मेशन के कारण T2 से E की ओर देखते हैं, यानी D1 और D6 अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण T2G से EG की ओर, D4 और D9 अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण EG से T2 की ओर, जो आपने EG से T2 की ओर देखी है, इसके अंदर देखा है D4 और D9 के अंदर आपने इसको देखा है। ठीक है, चतुष्फलकीय में आपके पास में विपरीत करना है, D1 D6 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण E से T2 की ओर होता है। ठीक है, E से T2 की ओर होगा D1 और D6 में, लेकिन D4 और D9 चतुष्फलकीय संकुलों में होल का फॉर्मेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण T से E की ओर होता है, यानी T2 से E की ओर होता है, तो वो हमारे पास में T2 से E की ओर होगा, T2 से E की ओर देख लेते हैं। ठीक है, यानी D4 D9 इसके लिए है, चतुष्फलकीय के लिए है, D1 D6 अष्टफलकीय के लिए हमारे पास में ये वाला स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले कंडीशन में हमारे पास में D1 D6 टेट्राहेड्रल, D4 D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए हम इस प्रकार का विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में जो ऑर्गल डायग्राम है ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, अगर फिर डाउट कोई डाउट हो उस डाउट को आप कमेंट के माध्यम से या आप अन्य किसी या कैसे भी इसको आप कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में केमिकल इलेक्ट्रो सीरीज। केमिकल इलेक्ट्रो सीरीज या इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी, या हमारे पास में हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो लिगेंड है उन लिगेंडों का जो विपाटन हमारे पास में परबल लिगेंड क्षेत्र है, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है, तो हमारे पास में परबल लिगेंड क्षेत्र में विपाटन अधिक होगा या कम होगा, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हमारे पास में जो विपाटन है वो अधिक या कम होता है, उसको व्यक्त करने के लिए यानी कि हमारे पास में जो क्रिस्टल क्षेत्र है उसके विपाटन को या हमारे पास में डेल ओप संबंध को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक हमारे पास में जो लिगेंड है उनकी एक श्रेणी बनाते हैं कि हमारे पास में कौन सा प्रबल लिगेंड क्षेत्र है, कौन सा दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है, उस सीरीज को हम एक रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे हमारे पास में है I- Br- यानी I- सबसे दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है, फिर Br- है, फिर हमारे पास में HCl- है, और फिर हमारे पास में Cl- है, और फिर हमारे पास में S-2 है, फिर हमारे पास में F- है, OH- है, और OH- हमारे पास में ऑक्सीडेटो C2O4-2 है। उसके पश्चात हम लेते हैं H2O, फिर हम लेते हैं NCS-, और फिर हम लेते हैं EDTA4, और इसी के साथ हमारे पास में क्रीडीन की और हमारे पास में जो एमीन है, इन दोनों की जो क्रिस्टल विपाटन है वो हमारे पास में लगभग साथ सेम होता है। फिर हमारे पास में EN है, फिर हमारे पास में D है, और फिर दो बच गए हमारे पास में CnNO2 और Cn- और कार्बन। यानी कि हमारे पास में जो डी कक्षों का विपाटन है, डी कक्षों का विपाटन में हमारे पास में CFS के ऊपर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों का यानी हमारे पास में I- है, इसको हम कह सकते हैं सबसे हमारे पास में वीक लिगेंड क्षेत्र है, यानी दुर्बल लिगेंड क्षेत्र। इस सीरीज का सबसे दुर्बल लिगेंड क्षेत्र ये है, और सर्वाधिक प्रबल लिगेंड क्षेत्र कौन सा हमारे पास में Cn- है। इस सीरीज का आप एक शॉर्ट या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। I-, Br-, HCl-, Cl-, S-2, F-, OH-, ऑक्सीडेटो C2O4-2, H2O, NCS-, EDTA4-, pyridine, amine, ethylene diamine, D5, NO2, Cn- और कार्बोनिल। यानी कि हमारे पास में CO जो कार्बोनिल है वो सर्वाधिक प्रबल लिगेंड क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे CFS का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। CFS का मान क्या होगा यहाँ पे, सर्वाधिक। CFS ये मिला होगी सर्वाधिक होगी, और यहाँ पे हमारे पास में I- है, यहाँ पे CFS का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो डी कक्षों का विपाटन है वो लिगेंड पे डिपेंड करता है। लिगेंड हमारे पास में दो प्रकार के हो सकते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड। उन दोनों को हमने एक साथ एक सीरीज के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है,
और देखिए आई माइनस, यानी कि हमने देखो मुख्य रूप से पहले कंपाउंड से लिया था, हमारे पास में क्लोरीन माइनस हो, ब्रोमीन माइनस हो, आयोडीन माइनस हो, एक्वा हो, इनको हमने मुख्य रूप से हमारे पास में यही काम आए थे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड में मुख्य रूप से हमारे पास में काम आते हैं। जैसे हमारे पास में NH3 है, EN है, NO2 माइनस, Cn माइनस और कार्बन है। अगर ये वाले लिगेंड क्षेत्र होते हैं, प्रबल लिगेंड क्षेत्र होता है, प्रबल लिगेंड क्षेत्र की कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का निम्न क्षेत्र ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है पहले, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनका युग्मन हो जाता है इस कंडीशन में, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन हो उनमें युग्मन होता है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्या होता है, उच्च ऊर्जा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में केमिकल सीरीज हो रही है, किसी लिगेंडों के हमारे पास में केमिकल सीरीज है, जिसके हम उनकी जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। I माइनस, Br माइनस, Stn माइनस, Cl माइनस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है संकुल यौगिकों का ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। संकुल यौगिकों का ऊष्मागतिकीय, संकुल यौगिकों का ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। हमारे पास में संकुल यौगिक है, थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी संकुल यौगिकों का ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। ठीक है, सबसे पहले ये है संकुल यौगिकों के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को धातु लिगेंड की बंध ऊर्जा एवं स्थायित्व स्थिरांक के द्वारा समझाया जा सकता है। यानी कि इसको मॉडलिंग में समझाएं कि संकुल यौगिकों के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को धातु लिगेंडों के बंध ऊर्जा एवं स्थायित्व स्थिरांक के द्वारा समझाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है संकुल यौगिकों के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को धातु लिगेंडों की जो बॉन्ड एनर्जी है और साथ में जो स्थायित्व स्थिरांक है उसके माध्यम से हम समझा सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारे पास संकुल यौगिक है, उसमें धातु और लिगेंड के मध्य क्या होती है, रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे धातु उसने क्या माना है, अम्ल माना है, और लिगेंड उसने क्या माना है, क्षार माना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारे पास में धातु हमारे पास में क्या है, अम्ल है, और लिगेंड हमारे पास में क्या, क्षार है। इन दोनों के मध्य जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, बहुत ही तीव्र होगी। और रिएक्शन जितनी तीव्र होगी उनमें स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, प्रभावी होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि संकुल यौगिकों के
ऊष्मागतिकीय के अनुसार ऊष्मागतिकीय स्थायित्व के अनुसार संकुलन प्रक्रिया एक अम्ल क्षार प्रक्रिया है। अम्ल क्षार प्रक्रिया है जिसमें धातु को अम्ल एवं लिगेंड को क्षार के रूप में या लिगेंड को क्षार के रूप में माना गया है। ठीक है, माना गया है तथा अम्ल व क्षार के मध्य तीव्र अभिक्रिया होती है। मध्य अभिक्रिया जितनी अधिक तीव्र होती है उनका स्थायित्व अधिक होती है, तो प्राप्त संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि संकुल यौगिकों की जो ऊष्मागतिकीय स्थायित्व है, थर्मोडायनामिक्स स्टेबिलिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए धातु लिगेंडों की जो बॉन्ड एनर्जी है, साथ में हमारे पास में जो धातु लिगेंड है उनका स्थायित्व स्थिरांक है, उसके माध्यम से समझाया जाता है। साथ में इसमें बताया है कि हमारे पास में जो संकुल यौगिक निर्माण होता है वो एक अम्ल क्षार प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसमें अम्ल क्या होता है, हमारे पास में धातु को अम्ल माना है और लिगेंड उसमें क्या माना है, क्षार माना है। अम्ल व क्षार के मध्य रिएक्शन जितनी तीव्र होगी, अम्ल व क्षार के मध्य अभिक्रिया जितनी तीव्र होगी, हमारे पास में प्राप्त संकुल यौगिक उतना यदि क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। ठीक है, आगे तो सामान्यतः संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या स्थायित्व स्थिरांक के द्वारा स्थायित्व स्थिरांक के माध्यम से की जाती है कि हमारे पास में जो बना संकुल यौगिक है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, वो डिपेंड किस पे करती है, स्थायित्व स्थिरांक पे डिपेंड। अब हमारे पास में स्थायित्व स्थिरांक क्या होता है, स्थायित्व स्थिरांक क्या होता है। स्थायित्व स्थिरांक से मतलब है किसी संकुल यौगिक निर्माण पर किसी संकुल यौगिक का निर्माण धातु पर, किसी संकुल यौगिक का निर्माण किसी धातु पर लिगेंड का पदवार स्टेप वाइज संयोजन से होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में एग्जांपल बाद में समझेंगे।
संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या हम किससे करते हैं, यानी पास में कोई भी संकुल यौगिक है उनके संकुलन की प्रक्रिया कैसी होती है, अम्ल क्षार के माध्यम से होती है। अम्ल किसी मान हमारे को, अम्ल हमारे पास में धातु है उसको हमने अम्ल मान लिया है, जो क्षार है वो हमारे पास में क्या है, लिगेंड है। ठीक है, इन दोनों के मध्य जितनी तीव्र अभिक्रिया होगी, ठीक है, संकुल का स्थायित्व इतना क्या होगा, अधिक होगा। सामान्यतः संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या किससे करते हैं, स्थायित्व स्थिरांक के माध्यम से करते हैं। ठीक है, स्थायित्व स्थिरांक क्या होता है, किसी संकुल यौगिक के निर्माण के अंदर धातु के ऊपर लिगेंड का पदवार एक स्टेप वाइज संयोजन होता है, यानी हमारे पास मेटल है उसके ऊपर लगातार लिगेंड जुड़ता जाएगा और हमारे पास में क्या होगा, संकुल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।